हाय हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हिमांशु त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। तो दोस्तों, हम जीएस का आपको एक कंप्लीट जीएस का हम आपको पैकेज दे रहे हैं, जिसमें आपको 25,000 लगभग 25,000 आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो आपके रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे। और ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आपके रैपिड फायर 25,000 क्वेश्चन जो आपके पिछले साल या प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि जीएस का कोई विस्तार नहीं है। और इससे अच्छा है कि हम जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं उसी को हम बार बार उन्हीं को हम करें, और उसी से हमारे आते हुए क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो इसमें हम आपको क्या क्या करवाएंगे, इतिहास हो गया, आपका भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि हो गया, जिसमें आपका विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी हो जाएगा, जनसंख्या, नगरीकरण और उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो जो भी हमारे दोस्त उत्तर प्रदेश आरओ का या पीसीएस की आप तैयारी करते हों, तो आपको ये बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी अगर आप कर रहे हों, बीपीएससी की तैयारी करो, जहाँ भी आपका जीएस आता हो, तो ये आपके सारे एग्ज़ामों में जितने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं वो सब आए हुए आपके क्वेश्चन। ये आप देखिए, जो एग्ज़ाम में आए हुए ये सारे आपके प्रश्न पत्र दिए गए हैं और उसके आपके क्वेश्चन हैं। मतलब आपको 20,280 क्वेश्चन, आपको 182 पेपर को सॉल्व करके 20,280 आपको क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। तो आपका कंप्लीट जीएस का आपका पैकेज है। अगर आप नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा डेली आपके लिए ये ज़्यादा लंबा आपका वीडियो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 मिनट का आपका वीडियो होगा, जो आप किसी भी समय आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला वीडियो आपका इतिहास से हम अपना शुरू करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आपके सारे जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं वो सब आए हुए हैं। तो आरओ के लिए या यूपी पीसीएस हो गया या बीपीएससी हो गया या आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, तो इससे अच्छा रिवीजन का रामबाण आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। अगर आपने इतिहास को थ्योरी में पढ़ लिया है तो अब आपको वन लाइनर के फॉर्म में रिवीजन करने के लिए इससे अच्छा रामबाण आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। तो मध्यकालीन स्थल हैं, तो हमारा कौन सा है सबसे पश्चिम में? फिर महादहा हो गया, लिखैया हो गया, पैसरा हो गया, वीरभानपुर हो गया। और ये आपका आप देख सकते हैं कि ये आपका यूपी पीसीएस आरओ मेंस में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सारे क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा पुरातात्विक स्थल और वर्तमान स्थान इसका कहाँ है। तो नेवादा कहाँ पे है? नेवादा आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ईशमपुर आपका कर्नाटक में पड़ता है। डीडवाना आपका राजस्थान में है। और डीडवाना आपकी एक झील भी है, जो राजस्थान में आपकी झील भी डीडवाना में आपकी पड़ती है। तो डीडवाना आपका कहाँ पे? राजस्थान में। और गुफियाम गुफा आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? किसका? आर्यों का जीविकोपार्जन का क्या था? शिकार और आखेट था। क्या था? शिकार करना, वो लोग जानते हैं। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो आपका कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जीविकोपार्जन के प्रमाण आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य आपका लहुरा देव से मिला है। कहाँ से मिला है? आपका लहुरा देव से मिला है। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य आपके उपलब्ध हैं। तो पशुपालन के आपके साक्ष्य कहाँ से उपलब्ध है? बागोर से। कहाँ से? आपके बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो कहाँ से प्रमाण आपके मिलते हैं? लेखनिया से। कहाँ से मिलते हैं? आपके लेखनिया से मिलते हैं।
मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आपके आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार आपका पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल से आपका पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मृत्यान्न रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। कहाँ से आया? गुप्तकाल से। कहाँ से आया? आपका गुप्तकाल से आपका आया। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से आपको प्राप्त हुई? तो खाद्यान्नों की कृषि आपकी नवपाषाण काल से आपकी प्राप्त हुई। पशुपालन कब से? तो आपका पशुपालन जो है मध्य पाषाण काल से, और कृषि का आपका नवपाषाण काल से। ठीक है भाई, खेती हम तभी करेंगे जब हम गाय को हम पालेंगे, बैल को हम पालेंगे, तभी हम खेती करेंगे। भाई जोतने का काम तो बैल ही करेंगे नहीं। तो आपका ये आप ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि पशुपालन आपका मध्य पाषाण काल से और आपका कृषि का जो आपका नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो गर्त निवास आपका बुर्जहोम से मिले हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से और गुप्तकाल से। आपका राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये आपका कहाँ पे? संगम कल्लू से। कहाँ से है? आपका संगम कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपका विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से आपका धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं? विंध्य क्षेत्र से। अगला क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज आपका जौ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। कहाँ पे किया गया? भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। कहाँ के लिए? मृतकों को दफनाने के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो आपका दमदमा से मिले हैं। एक ही कब्र पर 3 मानव कंकाल आपका कहाँ से मिले? दमदमा से आपका मिला है। विंध्य क्षेत्र में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो आपका लेखैया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका लेखैया हो जाएगा। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो आपका भीमबेटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका भीमबेटका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र मिले हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा? जी आपका भीमबेटका हो जाएगा। अगला है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो ये आपका कहाँ पे? दधेरी आपका कहाँ पे है? दधेरी आपका पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है। तो नौदा टोली आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में आपका नौदा टोली है। अगला क्या है? गौरिक मृदभांड पात्र OCP, इसको हम शार्ट में क्या कहते हैं? OCP कहते हैं, का नामकरण हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से इसका नामकरण हुआ था। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से? आपका अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ताम्राष्ट काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे। महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ पे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला क्या होगा? अगला होगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया है। तो किसने किया त्रियुगी विभाजन? थॉम्सन ने किया। किसने किया? थॉम्सन ने किया है। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कहाँ पे हुआ था? तो ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन आपका हुआ था HD सांकलिया ने किया था। किसने किया था? HD सांकलिया ने किया था। भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पे प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। दमदमा नामक पूरा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य पाषाण स्थल के लिए आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला आपका चैप्टर हो जाता है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। क्या हो जाएगा आपका? सिंधु सभ्यता और संस्कृति आपका अगला चैप्टर हो जाएगा। अब इसमें जो है आपके हड़प्पा पूरा स्थल दिए गए हैं
और कौन सी फसल वहाँ से प्राप्त हुई वो आपका दिया गया है। जैसे आपका चनहूदड़ों से सरसों आपका प्राप्त हुआ, हड़प्पा से आपका तिल प्राप्त हुआ, कुंतासी से आपका कोदो प्राप्त हुआ और हुलास से आपका क्या प्राप्त हुआ, आपका धान प्राप्त हुआ। कहाँ से? चनहूदड़ों से सरसों, हड़प्पा से तिल और कुंतासी से कोदो और हुलास से आपका धान प्राप्त हुआ। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। तो जल संरक्षण के साक्ष्य आपके धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। हड़प्पापुरा स्थल बनावली स्थित है। तो बनावली जो आपकी है किस नदी के? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी के। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मांडी? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। नाव के चित्र और मॉडल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नाव के चित्र आपके प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और लोथल से आपके नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो किसका अंकन नहीं है? सांड का अंकन उसमें नहीं है। किसका अंकन नहीं है? सांड का अंकन आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। किसका पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। कौन करता है? आपका पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर करता है। मृड पट्टिका का उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त है लोथल से। कहाँ से प्राप्त है? आपका लोथल से प्राप्त है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में किससे प्राप्त है? लोथल से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? लोथल से प्राप्त है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया है उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे फरजान मार्शल। उसे हम क्या कहेंगे? फरजान मार्शल उसे हम कहेंगे। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किसने किया था? फरजान मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। कौन डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई होता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर और हुलास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं? आलमगीरपुर एवं हुलास है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात पे स्थित है। कहाँ पे? गुजरात पे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आपका धौलावीरा से मिले। कहाँ से मिले? आपके धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। कहाँ से? कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से की गई? कालीबंगा से की। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपका सिंधु घाटी हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपका पूर्व आर्य से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत आपका पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है। तो अवेस्ता आपका कहाँ संबंधित है? अवेस्ता आपका ईरान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आपका ईरान से संबंधित है। अगला क्या है? भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य आपका कहाँ से मिला है? तो भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य आपका मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से मिला? आपका मेहरगढ़ से मिला। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। तो मिट्टी के हल की आकृति आपकी कहाँ से मिली है? बनावली से मिली। कहाँ से मिली? आपका बनावली से मिली। वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका के प्रमाण मिले हैं। तो 100 पेटिका के प्रमाण आपके कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट या बंदरगाह किसे कहते हैं? तो लोथल को हम सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज कहाँ पे की गई है? तो ये आपका गुजरात में की गई है। कहाँ पे की गई है? आपकी गुजरात में की गई है। अगला चैप्टर आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल आपका अगला चैप्टर हो जाएगा। तो ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध लड़ा गया है। किस नदी के किनारे लड़ा गया है? आपका परुष्णी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे।
पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख कहाँ पे है? पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख आपका मत्स्य पुराण में है। कहाँ पे आपका है? मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितने संस्करण है? 1028 संस्करण है। अगला क्या है? अष्टक भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद को हम अष्टक भी कहते हैं। ठीक है। अब आपका एक तरफ आपका वेद दिए गए और एक तरफ उससे संबंधित ब्राह्मण दिए गए हैं। तो आपका ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम कौसूतकी और ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? कौसूतकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? शतपथ और तौत्तरीय ब्राह्मण कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण को हम शतपथ और तौत्तरीय ब्राह्मण कहते हैं। सामवेद के ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? पंचविश, खडविश, अद्भुत और जैमिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचविश, खडविश, अद्भुत और जैमिनी कहते हैं। अथर्ववेद में हम गोपद ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण को हम क्या कहते हैं? गोपद ब्राह्मण कहते हैं। एक वेदांग नहीं है, तो उसमें से एक वेदांग आपका नहीं है। कौन सा नहीं है? आपका स्मृति नहीं है। कौन सा नहीं है? आपका स्मृति। आपका इसमें से एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकार था। तो भागदुह आपका अधिकार इसमें से कौन सा था? राजस्व कर जमा करने वाला। कौन सा है? वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी आपका होता है राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया है, तो वह ग्रंथ आपका कौन सा है? ऋग्वेद आपका वह ग्रंथ हो जाएगा। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या है? तो महाभारत को हम शतसहस्त्री संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? शतसहस्त्री संहिता कहते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र अभिष्ट है ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। कौन सी लिपि हो जाएगी? आपकी ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। अगला क्या हो जाएगा? अगला है ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा? तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन आपका सामवेद हो जाएगा। ऋग्वैदिक धर्म था कौन सा था? बहुदेववादी आपका ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। तो जनता किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। किसमें? ऋग्वेद काल में जनता जो है विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। अगला क्वेश्चन क्या है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। इसमें इंद्र से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र में संबंधित है इंद्र के लिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो आता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख है। वह वैदिक ग्रंथ जो है वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख है ऋग्वेद में है। कौन सा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से है? तो यव शब्द आपका किससे है? जौ से है। किससे है? जौ से है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किसमें है? तो 10 राजाओं का युद्ध आपका परुष्टी या रावी नदी के किनारे है। परुष्टी या रावी नदी के किनारे है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है। तो किसे समझा जाता है? गाय को। क्योंकि गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। क्या कहा गया है? गाय को अघन्य। वैदिक काल में अघन्य माना जाता है। किसे? गाय को माना जाता है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसमें मिलती है मोक्ष की चर्चा? उपनिषद में मिलती है। किसमें मिलती है? उपनिषद में आपको मोक्ष की चर्चा आपको मिलती है। अगला क्या है? वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता है। किसको माना जाता है? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता है। तो आर्य संस्कृत का धुर जो समझा जाता है तो कुरु और पांचाल को समझा जाता है। किसे समझा जाता है? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर कुरु और पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध आपका ऋग्वेद से। किससे? ऋग्वेद से आपका होता का संबंध है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को ये नाम दिए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? वाजसनेयी। कौन सी संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम है वाजसनेयी। कौन सी हो जाएगी? वाजसनेयी हो जाएगी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे?
तो ऋषि गौतम राहुगण थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं? शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। किससे है? अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आयुर्वेद और जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं, निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी में। किसमें? मैत्रायणी में आपके निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? आपका मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जिद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, तो जिद अवस्था हम संबंधित है कहाँ से? ईरान से आपका जिद अवस्था संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं, तो निशाका किसे कहा जाता है? निशाका आपका स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो वह कौन सा अभिलेख है? तो आपका जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है उसका नाम है बोगाज कोई या एशिया माइनर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है, तो नचिकेता और यम का संवाद आपका कठोप उपनिषद में है। किसमें है? कठोप उपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक क्या है? तो कुभा या क्रमु नदी के रूप में। किससे? कुभा या क्रमु नदी के रूप में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? इंद्र के लिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ होता है। आर्य मतलब श्रेष्ठ। अधर्यु का अर्थ क्या होता है? अधर्यु मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहित को हम अधर्यु कहते हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो अश्वपति जो थे वो कैकेयी के शासक थे। कहाँ के थे? कैकेयी के शासक थे। अगला क्या है? अगला है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक कहाँ से है? तो ये सब आपके पुराणों में आपके आते हैं। पुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर ये आपका पुराणों से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम विधि निर्माता हम मनु को मानते हैं। किसे मानते हैं? मनु को मानते हैं। अगला है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन से हैं? तो आपके प्राचीन काल के महान विधि निर्माता आपके मनु हैं। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति जिसे कहा गया है। अगला क्या है? अगला है आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद एक क्या है? तो ऋग्वेद आपका जो है स्रोतों का संकलन है। क्या है आपका? स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इतिहास शब्द का उल्लेख आपका मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम कहाँ पे दिया गया है? तो 10 राजाओं का जो संग्राम आपका हुआ है किसमें हुआ है? तो आपका परुष्णी नदी के किनारे हुआ है। किस नदी के किनारे हुआ है? परुष्णी नदी के किनारे हुआ है। तो दोस्तों इतनी छोटी छोटी वीडियो ही आपको दिया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो और आप वीडियो को आसानी से आप देख भी सकें। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके आप इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज या पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, बल्कि ये आपका प्यार और आपके माता पिता का हमारे लिए आशीर्वाद होता है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की बढ़ जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने 1 या 2 दोस्तों से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो कैसी लगी